अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रहा मतभेद फिलहाल के लिए, शब्दों पर गौर करिएगा, फिलहाल के लिए सुलझा लिया गया है। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य अब एक हो गए हैं और केशव मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। लेकिन ये अभी सब कुछ फिलहाल के लिए है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक पटकथा लिखी और उस पटकथा में नेतृत्व को लेकर चल रहे असमंजस को दूर कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि केशव मौर्य के घर हुए लंच डिप्लोमेसी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 बड़े पदाधिकारियों ने, मैंने डिबेट में 2 दिन पहले भी इस बात का जिक्र किया था जिस दिन ये लोग मिले थे, कि राजनीतिक लोग कभी किसी को यूं ही लंच पर नहीं बुलाते हैं। तो जिन केशव मौर्य ने 4.5 साल में कभी योगी आदित्यनाथ को लंच पर नहीं बुलाया, या जो योगी आदित्यनाथ कभी 4.5 साल में केशव मौर्य के घर की तरफ देखे भी नहीं, आज वो उनके घर पर अचानक क्यों गए। दरअसल इस बात को लेकर दोनों नेताओं में मतभेद था कि नेतृत्व कौन करेगा। टेलीविजन चैनल्स के 5 इंटरव्यू में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि नेतृत्व कौन करेगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लखनऊ में बैठकर कोई नेतृत्व की बात नहीं कर सकता है। यानी उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व को मानने से इनकार किया था उस वक्त। तब भी उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की बात कही थी। यानी केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली की लाइन पर चल रहे थे। उसके बाद बदलाव हुआ, काफी दिनों तक तलखी रही, लखनऊ और दिल्ली में घमासान रहा। बीएल संतोष को 3 बार 1 महीने के भीतर आना पड़ा पर्यवेक्षक के रूप में। मंत्रियों से बात करनी पड़ी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात करनी पड़ी, और तभी केशव प्रसाद मौर्य की बात सुनकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी धमाका कर दिया और उन्होंने कहा कि नेता कौन होगा ये तो दिल्ली तय करेगा और भी चुनाव के बाद तय होगा। तो ऐसा लगता है कि संघ ने योगी और केशव के बीच के मतभेद को दूर करने के लिए अपने 3 प्रमुख नेताओं को तैयार किया। यह जिम्मेदारी मिली दत्तात्रेय होसबोले को, जो आरएसएस के 2nd लेफ्टिनेंट हैं, और अब उनका 2024 तक केंद्र लखनऊ ही रहेगा। यानी 2024 तक दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ ही रहेंगे। दूसरे हैं कृष्ण गोपाल, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच राजनीतिक कड़ी हैं। और तीसरे सज्जन हैं क्षेत्र प्रचारक और आरएसएस के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता अनिल कुमार। ये तीनों योगी समर्थक हैं और ये तीनों योगी आदित्यनाथ को नेतृत्व को बढ़ाना चाहते थे। शायद केंद्र से भी यही निर्देश रहा होगा और आरएसएस का भी यही मत रहा होगा। इसीलिए जो बैठक कभी नहीं हुई वो बैठक हुई और केशव प्रसाद मौर्य के घर हुई लंच में डिप्लोमेसी में यह तय हुआ कि केशव मौर्य योगी के नेतृत्व को स्वीकारेंगे, क्योंकि दिल्ली का यही मत है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यही मत है, और उस मत को केशव प्रसाद मौर्य ने स्वीकार कर लिया। लंच के बाद हंसते मुस्कुराते दोनों लोग बाहर निकले और ये बताया कि यह सब कुछ मीडिया की कपोल कल्पना थी और यह कहा गया कि यह सब कुछ मीडिया क्रिएटेड था। अब आप बेहतर जानते हैं कि यह किसका क्या क्रिएटेड था। उसके बाद केशव मौर्य ने कहा कि योगी और हम साथ हैं और बीच में अगर कोई दीवार आई तो उस दीवार को गिरा देंगे। गौर करिएगा इस बयान पे, योगी और हम साथ हैं, बीच में दीवार आई तो उस दीवार को गिरा देंगे। अब कौन सी दीवार आ रही है वी डोंट नो, हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि लंच डिप्लोमेसी में यह बात तय हो गई कि केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच के मतभेद बीजेपी ने नहीं, आरएसएस के 3 बड़े नेताओं ने सुलझाए हैं। अब अंदर खाने क्या बात हुई है, केशव प्रसाद मौर्य को क्या मिला, उनके हिस्से में क्या आया, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कभी कोई समझौते राजनीति में और युद्ध में एक तरफा नहीं होते हैं। जब तक दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है तब तक राजनीति और युद्ध में फैसले किए नहीं जाते और माने नहीं जाते हैं, अगर होते भी हैं तो ये तो तय हो गया कि योगी के नेतृत्व में चुनाव होगा। बट केशव मौर्य को क्या मिला? सार्वजनिक रूप से केशव प्रसाद मौर्य को अभी कुछ नहीं मिला है। अब आरएसएस ने उनसे क्या कमिटमेंट किया है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। आने वाले वक्त में उनकी भूमिका क्या होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। क्या सिर्फ ओबीसी वोटों के लिए या ओबीसी समाज के भीतर बेहतर संदेश के लिए केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी नेतृत्व ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनाया है? ये इस बात में दम है। दम इसलिए है कि इसके पहले का कोई उदाहरण नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इतनी गहरी दिलचस्पी लेता हो। और भी राज्यों में चुनाव होते हैं, और भी राज्यों में नेताओं के बीच मतभेद रहा है, लेकिन आरएसएस इतनी एक्टिव भूमिका में अब के पहले कहीं नहीं रहा है। और मैं ये बात प्रमाण के साथ कह सकता हूं। बहुत राज्यों में मतभेद है बीजेपी नेतृत्व में, लेकिन आरएसएस उधर पलटकर देखता नहीं है। लेकिन इस मतभेद को सुलझाने के लिए आरएसएस ने अपने 3 टॉप के नेता लगाए। दत्तात्रेय होसबोले के बाद अब तो सिर्फ डॉक्टर मोहन भागवत बचते हैं। तो आप लेवल समझ सकते हैं कि इस पूरे क्राइसिस का मैनेजमेंट कितने महत्वपूर्ण तरीके से किया गया। यह बात आपको कोई चैनल और अखबार वाला नहीं बताएगा, यह बात सिर्फ यहीं पता चलेगी आपको। मैनेजमेंट कितना हाई लेवल का हुआ, यानी बीजेपी नेतृत्व तो खामोश है कि भैया हमसे कोई मतलब नहीं है, आप लोग जाओ बात कर लो। बीजेपी का कोई नेतृत्व केंद्र का इन दोनों के बीच समझौता कराने नहीं आया। समझौता किसने कराया? दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल और अनिल कुमार ने। और ऐसी प्रचलित मान्यता है आरएसएस के भीतर कि तीनों लोग योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं। अब अंदर डील क्या हुई वी डोंट नो, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं आरएसएस पॉलिटिक्स में एक्टिवली उत्तर प्रदेश में इन्वॉल्व हो रहा है और बीजेपी नेताओं के मतभेद को दूर कर रहा है। क्या मतभेद दूर होंगे? बड़ा प्रश्न है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी को दूर किया जाएगा? और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो जून माह चल रहा है, अक्टूबर तक न जाने कितनी परिस्थितियां बदलेंगी। क्या आरएसएस हर बार बीजेपी उत्तर प्रदेश की इस क्राइसिस को निपटाने के लिए आएगा? तो इसका जवाब पार्शियली हां है, क्योंकि जिन 3 नेताओं का मैंने जिक्र किया वो उत्तर प्रदेश में ही उनका ठिकाना रहेगा 24 तक। क्योंकि आरएसएस को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा भी कमजोर होने का मतलब देश में सफाया होना है, इसलिए उत्तर प्रदेश पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए सभी परंपराएं तोड़कर, सभी प्रोटोकॉल तोड़कर, सभी स्थापित मानदंडों को तोड़कर आरएसएस के नेताओं ने योगी और केशव के बीच समझौता कराया है। अब ये समझौता कितने दिनों तक टिकेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कैडर के नेता हैं और वो पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जाते हैं। मन तो बहुत उनका व्याकुल होता है, लेकिन वो कभी पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं पहले एक निगाह दिल्ली की तरफ डालते हैं, तब बोलते हैं। शायद इसीलिए दिल्ली से उनको कभी किसी ने कुछ मना नहीं किया है और समझौता आरएसएस ने कराया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और वो भी केशव के घर समझौता हुआ है, यानी एक पॉइंट पे उनको थोड़ा सम्मान मिला कि उन्हें समझौता करने नहीं जाना पड़ा। जिसको समझौता करना था वो उनके घर आकर समझौता करके गया है। लेकिन फिजिकली, प्रैक्टिकली केशव प्रसाद मौर्य को इस समझौते से कुछ खास हासिल भी नहीं हुआ है। यह भी एक बड़ा प्रश्न है। हम आज इसी विषय पर बात करेंगे कि सब ठीक ठाक है, ओके, सब ठीक ठाक रहेगा, इस पर संदेह है। और इस समझौते में केशव प्रसाद मौर्य को क्या मिला? 4.5 साल की उपेक्षा, तिरस्कार, जांच पर जांच, सरकार के फैसलों में उनको नजरअंदाज किया जाना, क्या ये सब केशव प्रसाद मौर्य भूल जाएंगे? प्रश्न बड़ा है। कुछ बयान सुने। सब लोग चुनाव की तैयारी में लगे हैं और लगे रहेंगे। ना पहले कुछ गड़बड़ था, ना कुछ अभी गड़बड़ है, ना कभी भविष्य में गड़बड़ होगा। या मीडिया, सोशल मीडिया और विपक्ष के द्वारा कुछ भी कर दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। केशव मौर्य जी के साथ किस तरह का छल और ठग इस सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश ने देखा है। पहले नेतृत्व की बात थी तो नेतृत्व तो इस सरकार ने दिया नहीं उनको। उनकी फाइलें रोकी गई, उनके नेम प्लेट नोचे गए, शायद वो भूल गए, हम लोगों को याद है। डूबता हुआ सूरज है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। 4.5 साल में आप अपनों को सम्मान नहीं दे पाए। आपके विधायक आपके खिलाफ बोलते रहे, सांसद आपके खिलाफ बोलते रहे, मंत्रियों की जो पिछड़े समाज और दलित समाज के हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता रो रही है और उसने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया 2022 में करना है। तो आज की डिबेट बहुत ही राजनीतिक है, घनघोर राजनीतिक है। और बयानों के प्रवक्ताओं के गौर से सुनिएगा, क्योंकि इनके बयानों में ही निहितार्थ छिपे होंगे। ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, केपी मलिक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं और अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक हैं और बड़े प्रख्यात विचारक भी हैं। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था
तब आरएसएस भी सामने नहीं आई थी, तब अशोक सिन्हा ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ की ही अगुवाई में चुनाव होगा। इसलिए आज इनको मैंने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सिन्हा जी, क्यों ना ये डिबेट आज आपसे ही शुरू करता हूँ, आपके बाद में भाई ओपी सिंह को मौका दूंगा। तो आप ये बताइए, आपको ये कैसे पता था कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव होगा, जबकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो कुछ नहीं बोल रहा था? तो इसका मतलब कि आप लोगों ने पहले से तय कर रखा है। आप लोगों मतलब आरएसएस? नहीं, मैंने उस दिन भी कहा था और आज पुनः कह रहा हूं कि संघ प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लेता है। संघ का संसेवक होने के नाते मैंने उस दिन कहा था कि मेरी इच्छा है कि अगली सरकार भी बने तो योगी जी के नेतृत्व में और भाजपा की सरकार बने, क्योंकि हम देशहित में मानते हैं कि यह सरकार ठीक चल रही है। राष्ट्र की जो समस्याएं हैं उनके प्रति दृष्टिकोण इस समय ठीक है सरकार का। इस कारण से मैंने ये कहा था कि मेरी समसेवक के नाते मेरी इच्छा है। जहाँ तक इस प्रकार की मीडिया में जिस प्रकार की बात कही जा रही है या संघ पर आरोप कि वो बीच में आ रहा है, राजनीति में भाग ले रहा है, पिछले 96 वर्षों से हम लोग ये आरोप सुनते झेलते चले आ रहे हैं। संगठन को एकजुट बनाए हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, और कोई मतभेद नहीं, हर प्रकार से विश्वव्यापी स्वरूप अपना वो। सिन्हा जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और आप पत्रकार भी हैं, तो आप ये बात बेहतर जानते होंगे कि केशव प्रसाद मौर्य के घर पे क्या हुआ। मेरा प्रश्न ये है, आप कहते हैं कि आरएसएस का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मेरे पास पुख्ता प्रमाण है कि आरएसएस का राजनीति से ही लेना देना है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के घर आपके संघ के 3 बड़े दिग्गज मौजूद थे। वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए। उसके बाद केशव मौर्य ने अपना बयान वापस लिया और उन्होंने योगी के नेतृत्व को स्वीकारा। मेरे पास ये कहने के पर्याप्त प्रमाण हैं कि आरएसएस फर्स्ट टाइम ऑफिशियली इतना एक्टिवेटेड है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। देखिए, महाराजा हरि सिंह कश्मीर में विलय नहीं चाहते थे भारत का और उसमें आनाकानी कर रहे थे, तब भी सरदार पटेल ने हमारे सरसंघ चालक गुरुजी को, माधवराव सदाशिव गोलवलकर को कश्मीर भेजा, स्पेशल प्लेन से भेजा। उन्होंने महाराजा हरि सिंह को समझाया, भारत पे देश में विलय हुआ, विलय पर दस्तखत किया उन्होंने। तो जब जब देश पे संकट आता, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने बुलाया कि देखिए दिल्ली में समस्या हो रही है घर संभालने का, तो करेक्ट, आई डू एग्री विद यू। और मैं बड़े सम्मान से पूछता हूँ, इस बार आपको किसने बुलाया था कि केशव के घर निपटारा करा दो? देखिए, सामान्य सी बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जो होते हैं वो कार्यालय पर भोजन नहीं करते। ओपी सिंह समझ गए हैं मामले को। नहीं, सुन लीजिए, हम कह रहे हैं तो आप भी समझ जाएंगे जी जी कि ये लोग भोजन करने, जलपान करने, रात्रि भोजन करने स्वयंसेवकों के यहाँ जाते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में आप स्पष्ट जान लीजिए, करछना के बड़े प्रत्यक्ष स्वयंसेवक हैं वो। और स्वयंसेवकों के घर अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी जाते हैं, मेरे यहाँ भी मोहन भागवत जी रुकिए, कई लोगों ने, रजू भैया भी आते भोजन करने, तो हम तो एक अदना से स्वयंसेवक हैं। नहीं, मुझे एक बात बताओ, तो फिर ये जो संकट चल रहा था, आपने भी सुना होगा केशव प्रसाद मौर्य ने, तब उस दिन भी डिबेट में थे, आपको मैंने बयान भी सुनवाया था। फिर अचानक ये तीनों नेता जाते हैं। भाई, अब दत्तात्रेय होस बोले से बड़े तो सिर्फ भागवत जी बचे और बाकी टॉप के 2 और लीडर आपके मौजूद हैं, कृष्ण गोपाल जी और अनिल कुमार जी। अगर ये तीनों मौजूद हैं और सारे स्टेक होल्डर एक कमरे के भीतर हैं और स्थान केशव मौर्य का घर है जो योगी के नेतृत्व को नहीं मान रहे हैं, जो काम बीजेपी की लीडरशिप को करना चाहिए था, मेरा सवाल यह है कि वो आप क्यों कर रहे हैं? आप मतलब आरएसएस क्यों कर रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव स्वयंसेवकों के यहाँ जाता रहता है, उनके यहाँ भोजन करता रहता है। मैंने कहा मैं एकदम अदना सा, मेरी कोई हैसियत नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ 3 दिन मोहन भागवत जी प्रवास पे निवास में थे। और रज्जू भैया भी भोजन करने आए थे जब मैं सरकारी आवास में रहता था अलीगंज में। तो आप ये समझ लीजिए कि यह संबंध स्वयंसेवक और संघ चालक, सरसंघ चालक, सरकार्यवाह, इनके बीच का संबंध है। सिन्हा जी, हम लोग इतने छोटे बच्चे नहीं हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं स्पष्ट आपसे बताऊंगा, यदि आपके पास, देखिए, कहीं केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहे हैं, मगर आप कह रहे हैं आपके पास प्रमाण है। वो पहले भी ऐसा नहीं कह रहे थे, बाद में भी नहीं कह रहे हैं। और भोजन पे सभी आए, यह समस्या का कोई, आप इसको समस्या न समझिए। मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति आपका चरित्र नहीं है, आरएसएस का काम नहीं है, लेकिन आप एक्टिवली उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन्वॉल्व हो गए हैं।
बाय डिफॉल्ट हो गए हैं, गलती से हो गए हैं, जानबूझ के हो गए हैं, जैसे नहीं, भी नहीं, हैं। मैं- पर आप देखिए, राजनीति में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। मैंने आपसे कह दिया कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन होने के कारण से सामाजिक कार्यों में राजनीति भी आती है। स्वयंसेवक राजनीति में Correct। भाग भी लेता है, आप मना नहीं कर सकते उसे, वो छाती संवैधानिक ठोक कर अधिकार है कहिए, उसका। यस, हम लोग पॉलिटिक्स का संवैधानिक हिस्सा हैं। अधिकार है। और यदि जहां जहां समस्या आई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि संघ एकता की बात करता है, देश हित की बात करता है। तब और आरएसएस देश हित- कहाँ था जब केशव प्रसाद मौर्य का नियमित अपमान किया जा रहा था? कोई अपमान नहीं, स्वयंसेवक का अपमान नहीं होता। ओके। स्वयंसेवक जमीन पर खेलता अरे है वो स्वयं और सेवक मिट्टी में भाई लोटपोट वो करता है। डिप्टी चीफ स्वयंसेवक मिनिस्टर का- हैं, उनको एक संवैधानिक पद पे अरे हैं भाई भाई, सिन्हा जी। जब आप देखिए- बार बार स्वयं सेवक बीच में क्यों लाते हैं? देखिए स्वयंसेवक हैं, पहले वो स्वयंसेवक ठीक है। हैं, पहले स्वयंसेवक बट वो हैं। डिप्टी बाद चीफ में- मिनिस्टर भी हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने को कहते थे कि मैं पहले स्वयंसेवक हूं, तब प्रधानमंत्री हूं। मतलब स्वयं सेवक का कोई अपमान नहीं होता, कोई अपमान नहीं, मान अपमान हमें नहीं घेरता। हम 96 वर्षों से मान चाहे अपमान एक व्यक्ति कितना भी अपमानित कर दे, नहीं होता। ये 96 वर्षों तक मान अपमान हम झेल झेल करके ही इतने विश्व में प्रमुख हुए हैं। ओके। हमारा संगठन इतना बड़ा हुआ है। कोई इस प्रकार की, देखिए, अगर न्यूज बनती हो तो बना लीजिए, मगर कोई ऐसा समाचार है नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। ओके, ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। ओके, उदयवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। बहुत स्वागत आपका उदयवीर जी। देखिए, स्पष्ट प्रमाण है कि ये दोनों नेताओं के बीच के मतभेद बीजेपी की लीडरशिप ने नहीं सुलझाया। आश्चर्यजनक रूप से देश के इतिहास में पहली बार आरएसएस ऑफिशियली पॉलिटिकली एक्टिवेट होकर 7 कालिदास मार्ग में एक कमरे के भीतर ये झंझट सुलझाया गया है, और इसके प्रमाण हैं। ब्रजेश जी, पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि ये झगड़ा केशव जी का है। अगर ये झगड़ा केशव जी का होता तो जब उनका नेम प्लेट तोड़ दी गई, उठा के फेंक दी गई दफ्तर की, जब उनका को स्टूल पर बिठा दिया गया, जब उनके विभागों की जांच हुई, सारे टेंडर्स की जांच करने लगे मुख्यमंत्री जी, और उसके बाद लास्ट में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, आपको याद हो, जिसमें साने अवध सहित कई एलडीए के मामलों के भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी, वो भी जांच वो नहीं करा पाए। तो अगर उनका मामला होता तो ये झगड़ा और पंचायत आज से 3 साल पहले हो गया होता। एक दूसरी बात, न ये विधायकों की नाराज़गी का प्रश्न है। अगर विधायकों की नाराज़गी का चिंता भारतीय जनता पार्टी करती, उसे जनमत का सम्मान की कोई परवाह होती, जनप्रतिनिधियों का, अपने जनप्रतिनिधियों का भी कोई सम्मान होता, तो जितनी चिट्ठियां सांसदों ने लिखी, मेयरों ने लिखी, और जो 200 से ज़्यादा विधायक नाराज होकर विधानसभा में बैठ गए, 3 दिन तक सदन नहीं चलने दिया, तो उस समय इस क्राइसिस को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी होती। ये जो भी मामला है उससे बड़ा मामला है, और केशव जी पहले भी मोहरे थे और आज भी मोहरा हैं, अगर मीडिया की न्यूज़ पे विश्वास किया जाए तो। जी, हमारे माननीय जी अभी कह रहे थे सिन्हा जी कि स्वयं सेवक के घर लोग ना खाना खाने जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे 4.5 साल में पहली बार केशव मौर्य जैसे स्वयं सेवक ने किसी को खाना खिलाया, संघ के पदाधिकारी को। इससे पहले न कोई के जाने की न्यूज़ पड़ी, न मुख्यमंत्री जी जो 5 कालिदास का ग्रह है उसको अपने उपग्रह के पास जाते जाते 4.5 साल लग गए। हमारा मुद्दा ये नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी अपना जो अंदर करे, लड़े झगड़े जो करे अपना करे। हमारे को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में कोई काम करके नहीं दिया। पूरे प्रदेश में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको आंख से दिखा सकें योगी जी कि ये मैंने बनाया, प्रदेश की जनता को ये मैंने दिया। वो एक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल वाला था, उसकी भी 15-16 डेट पड़ चुकी हैं, आगे फिर आगे की डेट पड़ रही है जी, टूट रहा है, सब कुछ हो रहा है बनने से, उद्घाटन से पहले। तो जिस सरकार पे काम नहीं है, तो आपका कहने का तात्पर्य है कि ध्यान भटकाने के लिए है। नहीं ध्यान भी भटका रहे हैं। लड़ाइयाँ तो देखिए, अगर मैंने आपसे विस्तार से कहा, अगर लड़ाई पे ध्यान होता, लड़ाई गंभीर होती और लड़ाई के प्रति ये लोग सजग होते, अगर इनको मान सम्मान का ख्याल होता तो ये 1.5 साल पहले हो गया होता। करेक्ट बात ये हो। सत्ता के एक मिनट लास्ट बात, सत्ता के बंदर बांट का झगड़ा था। केशव जी तो शहीद हो चुके थे, उनसे बड़े लोगों को दिक्कत हुई है, इसलिए इस तरह की कोई घटना हुई हो। हमारा मानना यह है कि जिस संकल्प पत्र पे जीत के आए थे उस संकल्प पत्र का जवाब दें। जो अखिलेश यादव जी की सरकार के प्रोजेक्ट चल रहे थे वो प्रोजेक्ट कहां तक ले गए, क्यों नहीं ले गए, जनता ओपी के सिंह मत भारतीय के जनता साथ पार्टी न्याय के क्यों नहीं प्रवक्ता। किया, थैंक यू, इसका जवाब देना है। थैंक यू। ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई ओपी सिंह जी, जो काम आपको करना चाहिए था, आपको मतलब आपके सेंट्रल लीडरशिप को, आपके स्टेट लीडरशिप को, वो काम आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से करा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्या आप इन दोनों के बीच के झगड़े को नहीं सुलझा पाए, इसलिए आपने पंचायत के लिए बड़े लोगों को बुलवाया, मतलब आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों को?
ब्रजेश जी, पहले तो आपने अशोक सिन्हा जी को काफी घेरने का प्रयास किया नहीं घेरा, कैसी बात? और उन्होंने मेरे अपनी मित्र हैं वो। बातें संघ की जो विचारधारा है मेरी उनकी बहुत अच्छी उसको- दोस्ती है। उसको नहीं सवालों से घेरने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में संघ के बारे में बता दिया। और आज आप ऐसे लोगों से भी भारतीय जनता पार्टी के झगड़े के, जिसको आप कथित झगड़ा कह रहे हैं, उसके बारे में उनका भी बयान लेंगे, जिसमें गांव में एक कहावत है, सूप तो सूप चलनी हंसे जिसके 72 छेद। शायद इसका अर्थ आप समझ चुके हैं। जिन शब्दों पर आप डिबेट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि संघ और योगी जी केशव जी के घर लंच पर गए और वो सियासत हुई और समझौता हुआ। ये इसमें एक चीज आपने छोड़ दिया। आपको पता होगा कि केशव मौर्य जी के पुत्र की शादी हुई थी और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और शुभचिंतकों को अपने घर पर आवास पर बुलाया था। कोरोना कम होने मैं पर आपको टोकना उन्होंने चाहूंगा, योगी जी सिर्फ को भी 5 अपने लोग घर वहां पर मौजूद आमंत्रित थे। किया। क्या केशव प्रसाद मौर्य के सिर्फ 5 ही जानने एक वाले सेकंड। हैं? 3 आरएसएस के नेता, एक नहीं, योगी नहीं, जी, नहीं, नहीं। एक देखिए, डिप्टी चीफ ऐसा है। मिनिस्टर दिनेश शर्मा, नहीं, नहीं, छठवां विजय कोई जी, व्यक्ति सुनिए, वहां नहीं था। सुनिए, आपका जो मंतव्य है मैं बता रहा हूं ब्रजेश जी। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने, ऐसा नहीं था, और भी नेता गए थे और कोई नहीं गया लेकिन था। जिस समय वो नहीं, सुनिए, डिप्टी सीएम भी थे, बोला दिनेश तो मैं। शर्मा थे, योगी जी थे, संघ के थे, और बाकी और भी कौन था? आप नाम वहां पर बताओ मुझे। बैठे थे। और कोई ये नहीं था, बताइए यही कि 5 अगर- लोग थे। अरे ब्रजेश जी सुनिए, अरे सुनिए ना, कोई किसी के आमंत्रण पर, किसी के घर पर, किसी शुभ कार्य के होने पर अगर भोजन पर आमंत्रित करता है, इसमें सियासत आपको कहाँ दिखाई पड़ रही है? सियासत इसलिए नंबर दिखाई एक। कि इसमें नंबर दो, आरएसएस के 3 स्टेक होल्डर और 2 जिनके बीच झंझट चल रहा है वो, और उसके बाद बयान बदल जाता है। मैं तो प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। और जानते हैं क्या बोला है केशव जी ने? देखिए, कि ऐसा योगी है, जी और मेरे बीच कोई ऐसा विवाद है, नहीं है, ऐसा और है। कोई दीवार आई तो गिरा देंगे। कौन सी दीवार आ रही थी जिसके अरे गिराने की बात हो ब्रजेश रही है? ब्रजेश जी, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। पहली चीज तो यह है कि 15-20 दिन पहले जब दिल्ली से बीएल संतोष जी और राधा मोहन जी यहां पर आए और बैठक किया, तो जैसे सोशल मीडिया को लगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में पहली बैठक हो रही, पहले बार प्रभारी आ रहे हैं। और बैठक के बाद सोशल मीडिया पर क्या चला? नेतृत्व का परिवर्तन, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल, और भी तमाम तरह की चीजें चली। लेकिन वो सारी चीजें मतलब कपोल कल्पित साबित हुई। मेरा तो देखिए, स्पष्ट कहना है, देखिए, आप तथ्यों के केशव साथ जी बात होनी और चाहिए। योगी जी 7 कालिदास मार्ग में तथ्यों के साथ पंचायत बात कर हुई, रहा हूं। और पंचायत बीजेपी के नेतृत्व ने नहीं करवाई, पंचायत आरएसएस ने कराई। देखिए, ऐसा है ब्रजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। यह परिवारवादी, वंशवादी और एक तंत्र पार्टी आरएसएस को नहीं क्यों है ले आए? कि जहां उसका आप ही एक झंझट नेता ने सुलझा जब लेते, क्या आप किया, वो हो आरएसएस को गया। क्यों लेके आए? भारतीय जनता हमारे पार्टी सिन्हा जी में- को परेशान करते हैं आप लोग। अरे भाई, आप ये बताइए कि आरएसएस को अपने घर पहली का बार झगड़ा तो भारतीय सुलझा जनता लेते। पार्टी के साथ देख रहे हैं। बेचारे कोई नागपुर से आ रहे हैं, कोई नहीं, दिल्ली नहीं, से आ रहे हैं, कोई झगड़ा बताइए नहीं। सिन्हा जी, ये मीडिया का सुनिए, ये मीडिया का कल कपोल कल्पित झगड़ा है। Thank you, all right. मीडिया को उस दिन निराशा मीडिया हुई, सब पब्लिक भी जानती है, हम लोग भी जानते हैं। ओके, मैं आपके दोस्त सुरेंद्र राजपूत को बुलाना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही सुरेंद्र जी। कांग्रेस से पूछिए, थैंक यू। बल्कि भारतीय जनता आपके पार्टी दोस्त के हैं, मैं बारे में पूछ बहुत लेता अच्छा हूँ, बताएंगे। लगे हाथ पूछ लेता हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है हाँ, बिल्कुल पूछिए। आरएसएस अरे, इन लोगों को ऑफिशियली बड़ा मजा आएगा बताने में, पॉलिटिकली चटकारे लेके। एक्टिवेट है। जो विषय रखता जो है, काम भारतीय लेकिन जनता रखते पार्टी रखते के आप केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व के का बारे है, में पूछ लीजिएगा। वो काम आरएसएस को करना पड़ा समझौता कराने के लिए सुरेंद्र जी। पर हमारे दोनों भाई मानने को तैयार नहीं है, गुस्सा कर रहे हैं। ब्रजेश भाई, अशोक सिन्हा जी बहुत वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, वो कैसे मान लें? कहते हैं ना कि अब मैं आपको बताऊं साफ साफ, भारतीय जनता पार्टी एक विभाजित घर है, फ्रैक्चर्ड हाउस है। आप कितना भी पेंट करा लीजिए, आरएसएस पेंट कर ले, संघ पेंट कर ले, दिल्ली के क्या नाम केंद्रीय नेतृत्व पेंट कर ले, दरारें कभी भी पुट्टी से नहीं भर सकती। बहुत साफ सी बात है, इस चीज को समझ लीजिए। इन लोगों ने दरारों को भरने का काम पुट्टी से किया है, पानी आएगा, दरारें फिर से क्लियर साफ साफ दिखाई देंगी। इसमें एक चीज बड़ी साफ सी है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अभी भी सारी दरारें साफ साफ नजर आ रही हैं।
आप एक चीज देखिए ना कि 2017 से लेकर के 2021 खत्म होने को आया है, भारतीय जनता पार्टी ने जितने पोल प्रॉमिसेस किए थे, चाहे पिछड़ों से किए हो, चाहे अगड़ों से किए हो, चाहे दलितों से किए हो, चाहे बेरोजगारों से किए हो, महिलाओं से किए हो, तो वह कोई भी अगर एक पोल प्रॉमिस पूरा किया हो तो बता दीजिए। उसके बाद अब ये लोग एक गुमराही गैंग लेकर के आए हैं भाजपा वाले, और एक अफवाही गैंग लेकर के आए हैं संघ वाले। ये अफवाही गैंग और गुमराही गैंग आपकी डिबेट्स को, जनता के जो क्या नाम मुद्दों को हटा करके कहीं ना कहीं दिल्ली वर्सेस लखनऊ, योगी वर्सेस मौर्य, योगी वर्सेस मोदी, ये करना चाहता है। यह तो अपने आप में सच है कि डे फर्स्ट से पीएमओ चला रहा है उत्तर प्रदेश को। यह अपने आप में सच है कि वहां के अधिकारी को यहां पर एक महत्वपूर्ण विभाग देने के लिए एमएलसी बनाया गया था। और यह भी अपने आप में सच है कि योगी जी ने उस अधिकारी को 17वां उपाध्यक्ष बना दिया। प्रदेश में 17 उपाध्यक्ष हो गए इनके यहां। उन्होंने बड़ी भावुक चिट्ठी भी लिख दी कि क्या नाम प्रधानमंत्री जी के रहते हुए कोई आवश्यकता नहीं, उनका आशीर्वाद काफी है, योगी जी भी रहेंगे तो भी ठीक है। उन्होंने साफ साफ ये भी लिखा। तो सच बात यह है कि आज मुद्दों का अकाल पड़ा हुआ है, इन्हें अपने सवालों के जवाब ना देने पड़े, अपने वोटर को यह ना बताना पड़े कि एक भी रोजगार इन्होंने नहीं दिया, एक भी इन्होंने कोई कारखाना नहीं लगाया, महिलाओं के प्रति बिल्कुल चिंता मत करें, हर मुद्दे पर भी बात होगी और इनके घर के झंझट पर भी बात होगी। को कब्रिस्तान। थैंक यू। केपी मलिक साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं। आपसे 2 सवाल हैं मलिक साहब। पहला ये कि मैंने हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि इसके पहले आरएसएस किसी राज्य में बीजेपी के नेतृत्व के भीतर चल रहे संकट, असमंजस, मनभेद को सुलझाने के लिए अपनी टॉप लीडरशिप को भेजे। जो काम बीजेपी के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व का था वो काम आरएसएस ने किया। ये बात राजनीतिक तौर पर चौंकाने वाली है। मुझे नहीं पता कि मीडिया इसको, इस दृष्टिकोण को मीडिया ने क्यों नहीं देखा, या इस दृष्टिकोण को टेलीविज़न या प्रिंट मीडिया ने क्यों अवॉइड किया, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया कि मेरे और योगी के बीच कोई मतभेद नहीं है, और अगर कोई दीवार आई तो वो दीवार गिरा दी जाएगी। वो किस दीवार का जिक्र, किस दीवार को गिराना चाहते हैं वो? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच तनाव है और कहीं न कहीं मतभेद भी हैं, इसको सभी मानेंगे। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि आरएसएस ने कभी इस प्रकार का बीच बचाव नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरएसएस का हमेशा तालमेल और एक पुल का काम आरएसएस के व्यक्ति बीच में करते रहे, लेकिन इस प्रकार के पॉलिटिकल झगड़ों में कभी आरएसएस मेरी जानकारी में भी नहीं पड़ा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर मैं दिल्ली की राजनीति की बात करूं, जब जो है शीर्ष पे अडवाणी जी और वाजपेयी जी रहते थे, उस दौरान ही आरएसएस के एक बड़े नेता होते थे जो पुल का काम करते थे, रामलाल जी। जब से हमने राजनीति की बारीकियों को देखना और सीखना शुरू किया है, मैं रामलाल जी को ही जानता हूं। उससे पहले भी कई ऐसे आरएसएस के नेता रहे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में पुल का काम करते रहे होंगे। दूसरी बात, अगर आप देखना चाहें, इस तमाम पिछले 10 सालों में मैंने इस प्रकार से कभी नहीं देखा कि बीएल संतोष जी के आने के बाद कई जगह पे चुनाव भी हुए हैं, चाहे वो जो पीछे 5 राज्यों में चुनाव हुए वहाँ पर भी इतनी दखल अंदाजी बीएल संतोष जी की नहीं है, लेकिन इतने कम समय में 2 बार लखनऊ बीएल संतोष जी का जाना, उसके बाद जो है ये दत्तात्रेय हसबोले जी का वहाँ पे जाना, और आज की जो मीटिंग है उसमें 3 प्रमुख आरएसएस के नेताओं का रहना और भारतीय जनता पार्टी के इतने कम लोगों का रहना जताता है कि कहीं न कहीं आरएसएस ने चीज़ों को, कंट्रोल को अपने हाथ में लिया है। और आरएसएस के कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मतलब सीधा सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आपसी राजनीतिक खींचातान चल रही है वो अपने आप। मलिक साहब, एक बात भारत समाचार के दर्शकों को समझाइए कि ये काम जो आरएसएस के टॉप लीडर्स को करना पड़ा, दरअसल ये काम तो भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्रीय इकाई का काम है, उनके वरिष्ठ नेताओं का काम है। इसमें आरएसएस के टॉप लीडर्स को इंगेज क्यों किया गया? क्या केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व इस मतभेद को दूर नहीं कर पाया था?
देखिए ब्रजेश जी, आपको याद होगा कि पिछले 2-3 दौर की मीटिंग दिल्ली में हुई थी, जिसमें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी ने भी भाग लिया था, लेकिन इस मामले को निपटाने में वो नाकाम रहे थे। उसके बाद ही दिल्ली से BL संतोष जी को भेजा गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब भी किया गया था। लेकिन इतना सब मामला होने के बावजूद भी इस मामले का पटापेक्ष नहीं हुआ था। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री भी जब गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिले थे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे। प्रधानमंत्री जी से और बाकी नेताओं से मिलने के बाद मुख्यमंत्री का मीडिया को कोई बयान न देना जताता था कि कितना दबाव, कितना प्रेशर और कितना तनाव है। उसके बाद ये बहुत जल्दी इस तरह की स्थिति जो लखनऊ में बनी है, ये साफ साफ जताती है कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इस मामले को नहीं संभाल पा रहा है, इसलिए आरएसएस को लीड लेनी पड़ी है, मैं ये समझता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र जी डिबेट में आ गए। भाई वीरेंद्र जी, लंच ने तो कमाल कर दिया। जो केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे थे कि भाई कौन किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ नहीं बोला, आरएसएस के लीडर्स आए, घर पे लंच हुआ और उसके बाद बयान बदल गया। और एक बड़ा दिलचस्प बयान आया कि योगी और हम साथ हैं, अगर बीच में कोई दीवार आई तो वो दीवार गिरा देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए और दर्शकों को भी बताइए और ओपी सिंह को ज़रूर बताइए कि वो दीवार है कौन जिसको केशव प्रसाद मौर्य गिराने की बात कर रहे हैं, और अगर दीवार गिरी तो मलबा कहाँ जाएगा? ये मलबा में कितना आधा गुम्मा ईंटा जो मसाला बर्बाद हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, एक बात कही गई है, साहित्य के माध्यम से समझाऊंगा जी, कि कत्ल में तो जंग में तो कत्ल सिपाही होंगे, मगर सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। सियासत में कार्यकर्ता और नेता गुटबाजी में फंसकर तमाम बार शहीद हो जाते हैं, और उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सियासत में अगर कोई ये कहे गुटबाजी नहीं है, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बड़ा कोई उदाहरण है कि जिसको बीजेपी ने दूध की मक्खी की तरह निकाल के अलग रख दिया, और जो एक उत्तर प्रदेश का चमकता हुआ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था, आज वो नेपथ्य में खोया हुआ है, नींव का पत्थर बना है, उसको कोई दिख नहीं सकता, दिख नहीं रहा है वो कहीं, और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। अब बात आती है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बने, तब ये उस समय संभावना थी कि चूंकि मोदी के चमत्कार से, मोदी के नेतृत्व में इतनी सीटें आई हैं, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं, वही प्रबल दावेदार थे। उसके बाद से 4.5 साल में ये मतभेद सुनाई पड़ते रहे कि दोनों के बीच हैं, कभी गए नहीं। लेकिन ये बताया जाता है कि 21 जून को जो कोर कमेटी की बैठक थी मुख्यमंत्री के आवास पर, वहाँ पर संघ के नेताओं को जब केशव प्रसाद मौर्य ने आमंत्रित किया था, उसी बीच वहाँ नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित करना चाहिए, और उन्होंने जब उन्हें आमंत्रित किया तो उन्होंने हर्षाना स्वीकार किया। बेटे की शादी कोविड काल में हुई थी, ज़्यादा लोग नहीं गए थे, चलिए इसी बहाने प्रीति भोज में लोग जुटे। ये प्रीति भोज, ये कौन सा प्रीति भोज था कि सिर्फ 5 लोग? अब ये भाई ओपी सिंह को तो बुला लेते, सिन्हा जी को तो भी बुला लेते। देखिए, ये परिवार में मांगलिक कार्यक्रम था। ये प्रीत भोज नहीं था, ये पंच भोज था। देखिए, ये परिवार में मांगलिक कार्यक्रम था, उसका प्रीत भोज तो था ही, अपनी भी प्रीति ठीक ठाक हो गई इस भोज के बहाने, तो ये भी कोई बुरा नहीं है। ओपी सिंह तो देखिए पत्रकार आदमी रहे हैं, और सच्ची बात इनको कहना चाहिए, पार्टी की मर्यादा से बंधे, हो सकता ना कह पाए तो, लेकिन लाल बत्ती बट रही है, इनका भी नंबर आ सकता है, क्योंकि प्रवक्ता वाली लिस्ट में अभी बहुत से नाम रह गए हैं, तो अगली निगम उगम खाली हो रहा है, वहां भी इन्हें मिल सकता है। वैसे एक चीज कहूं कि बीजेपी एक अच्छी पार्टी रही है सवर्णों की नज़र में, समाज की नज़र में, अटल बिहारी वाजपेयी की ज़माने से, लेकिन एक अच्छी पार्टी, एक अच्छी सरकार भी दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में सिर्फ अफसरों ने मौज उड़ाई है, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता निराश रहे हैं। जिन लोगों ने सोचा था कि हमारी बहुमत की सरकार है, हमारी सुनी जाएगी,
उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। इस बात से संघ वाकिफ है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी वाकिफ है, और वही वजह है कि लोगों को मनाने का दौर चल रहा है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज कहा जा रहा है भाई हम सारी दीवार गिरा देंगे। मोहब्बत होनी चाहिए, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन 4.5 साल में बीजेपी की सरकार ने कितने ठोस कदम उठाए हैं विकास के लिए, ये भी ओपी सिंह को बताना पड़ेगा कि कितना एक्सप्रेसवे इन्होंने चलवा दिया, कितनी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, कितने अस्पताल बना दिए। आज ये उत्तर प्रदेश को बताएं, ये इनकी उपलब्धियां हैं, तो बताने में क्या हसर है कि मेट्रो कितनी और चल गई और कितने अस्पताल खुल गए, तमाम सारी नौकरी चाकरी, स्कूल कॉलेज, तमाम की बात है जी। अब बात आती है केशव मौर्य की। केशव मौर्य के पास जो विभाग था PWD, उसमें उनके मन का प्रमुख सचिव भी कभी नहीं रखा सरकार ने। ऐसा अफसर रखा जो अड़ंगा लगाता रहे, काम न करने दे, और इस पर भी काम नहीं बना तो वहाँ ठेके पट्टे में एक प्रहरी बैठा दिया जो निगरानी करे कि कोई मनमानी और गड़बड़ ना करने पावे। इंजीनियर इन चीफ भी शायद, हाँ, वहाँ बैठाते जाते रहे, अपने मन से नहीं बदल सकते मंत्री। आज 4.5 साल में कहा जा रहा है कि मतभेद भुला दो, सब चीज़ें भूल जाओ, अब एकजुट होने का समय है। कोई विपत्ति काल थोड़ी आ गया, चुनाव तो है। अब आपको ये लगता है कि पंचायत के चुनाव में आप हार गए, जिला पंचायत अध्यक्षी के चुनाव में कैसे आप जिताएंगे? पर बीरेन्द्र जी, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस समझौते में और ये जो मतभेद सुलझाए गए, एक व्यक्ति को तो ठीक है नेतृत्व की जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के हिस्से में क्या आया ये नहीं पता चला। देखिए, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई और किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। तो जिसके पास जो प्रभावशाली था वो तो अच्छी चीज़ ले ही लेगा। अच्छा, राजनीति में सब्र करना पड़ता है, सब्र इस उम्मीद से कि आगे बेहतर होगा। बीजेपी में अनुशासन के नाम पर तमाम सारे नेता आज भी इसीलिए तो चुप हैं। ये हाथ मिलवा दिए गए हैं, दिल मिले हैं कि नहीं, इसका आगे आपको इंतजार करना पड़ेगा ये परिणाम जानने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत नीचे चली गई है। आज की सियासत में विधानसभा चुनाव जब उसे लड़ना है तो उसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी उससे कहीं कमतर नहीं है, उसके पास भी ताकत है और वो भी इकट्ठा कर रही लोगों को। अध्यक्ष के चुनाव जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता का चुनाव तो विधायकी का होगा 6 महीने बाद। और बीजेपी को यही डर सता रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं उसको हरा ना दे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मामला, ये मतभेद तो सुलटाओ, मामला जो नीचे खिसकी है, दरार आ गई है, उसको ठीक करो। आज 4 लाइन सुनिएगा इस दोस्ती पर कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी और आज इस मोहब्बत में भी सियासत है। और ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे और हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। वाह, पर आपने ये नहीं बताया कि वो मलबा जो दीवार का गिरेगा वो कैसे हटेगा। ये सब फावड़ा कुदाल सब रखे हुए हैं, यही हटाएंगे और क्या। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। भाई ओपी सिंह जी, आप मुझे बताइए कि देखिए, राजनीति में मतभेद जो है ना, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, विशेष रूप से अगर वो सत्तारूढ़ दल है, तो मतभेदों का चेन रिएक्शन होता है। तो इस बार आपने अपनी पार्टी के 2 टॉप लीडर्स के बीच मतभेद के लिए आरएसएस को बुलाया, तो क्या हर बार इस झगड़े को सुलझाने के लिए आप स्वयं पहल न करके आप आरएसएस को बुलाएंगे? और आरएसएस कितनी बार आपके रेस्क्यू में आएगा? भाई सिन्हा जी को 10 और भी तो काम है, आप ही के घर का झंझट सुलझाएंगे क्या? उनके पास 37 और संगठन है। ब्रजेश जी, जब 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, तब से कुछ विपक्षी पार्टियां और कुछ मीडिया इस बात को प्रचारित और प्रसारित करने का 4.5 साल तक काम किया है
कि योगी जी और केशव मौर्य में नहीं पड़ती और मतभेद है, लेकिन उनको कहीं ये मतभेद 4.5 साल में दिखाई नहीं पड़ा। केशव मौर्य जी फूलपुर से सांसद 2014 में चुने गए, पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ डिप्टी सीएम बनाया, और केशव मौर्य जी हमारी पार्टी के प्रदेश आप के तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने आप केशव देखते मौर्य होंगे पर कोई मुख्यमंत्री एहसान जी- किया हो, आप उनको क्या मिला इसकी लिस्ट गिना रहे हैं। आपने कोई एहसान नहीं किया केशव मौर्य पे। एहसान करने- उनके नेतृत्व में पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। ना 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 ना, अरे सुनिए ब्रजेश जी, ये नाप तौल भेदभाव जातिवाद आप ही गिना रहे हो ना कि पहले सांसद बनाया फिर अध्यक्ष बनाया। अरे 2017 की जीत केशव मौर्य की अध्यक्षता में हुई। आप ये क्यों नहीं बताते हो? आप ये कहते हो कि ये दे दिया वो दे दिया। अरे कोई एहसान किया क्या केशव मौर्य पे आप लोगों ने? और सुनिए 2022 का चुनाव होगा, उसमें भी केशव मौर्य जी का बहुत बड़ा रोल होगा। केशव मौर्य जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, और आप भी पद जो वरिष्ठ मिले हैं उस नेता तरह उसको ऐसे वो गिना तो रहे पार्टी के हैं लिए जैसे कोई चुनाव के एहसान लिए किया काम गया हो करेंगे। केशव मौर्य पे। अरे भाई कोई एहसान नहीं किया आपने। नहीं नहीं, ये मीडिया का लड़ाने का काम 4.5 साल तक चला, और कुछ विपक्षी पार्टियों का ओम प्रकाश राजभर भी यही बोलते थे, समाजवादी पार्टी भी यही बोलती थी, कांग्रेस भी यही बोलती थी, लेकिन उनको कहीं कोई तथ्य मिला नहीं जी। कहीं कोई उनको तथ्य मिला नहीं। और आज भी जब चुनाव सिर पर सवार है, तो ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विश्लेषक हाँ। बैठ करके अब एक सवाल और है मेरा भारतीय आपसे, जनता एक सवाल और पार्टी है का करे। कि ठीक है आपने योगी और केशव के झंझट को आरएसएस से कह के सुलझा लिया। अब बताओ स्वामी प्रसाद मौर्य को कैसे मनाओगे? उनके लिए कौन आएगा? देखिए ऐसा है कि हमारी पार्टी में न तो कोई मतभेद है, न मनभेद है, न कोई विवाद है, न सुलझाने की जरूरत है। ये उन पार्टियों को समझाइए जो हमारे चैनल पर बैठे हैं कि उनका जो घर का जो मलबा गिर के बह गया उसको कैसे सुदृढ़ करेंगे। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और जो भी निर्णय होता है सबके समन्वय से होगा। ठीक है। चाहे योगी जी मुख्यमंत्री बने, चाहे जो है वो केशव मौर्य जी प्रदेश बने, या स्वतंत्र देव बने। हमारे यहाँ न तो जात पात है, न तुष्टिकरण है, न वो है। थैंक यू। एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सबके सर्वसम्मत और आप सबके 5 मिनट के सहयोग से स्टेटमेंट ही में 6 बार चुनाव अपने को किया ये जाता बता है। रहे हैं कि ये ये लोकतांत्रिक मतभेद हैं। का काम आपके केवल लोकतांत्रिक विपक्षी पार्टी दल और होने पे कोई मीडिया सवाल पैदा नहीं है। किया। अब मैं अशोक सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। भाई सिन्हा जी देखिए, राजनीति में मतभेद जो है ना, चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन समझते हैं ना, फिजिक्स जिन लोगों ने पढ़ी है और केमिस्ट्री पढ़ी उन्हें पता चेन रिएक्शन क्या होता है। एक मतभेद तो आपने वीटो पावर लगा के 7 नंबर बंगले में सुलझवा दिया, झंझट निपट गया, ओके, हम लोग भी समझ गए। लेकिन और लोग भी हैं जो गुस्सा हैं, उनको कैसे मनाओगे? जैसे मैं एक नाम बताता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो भी गुस्सा हैं, उनका बयान भी 2 बार आ चुका है। उनको क्या मनाने के लिए अब कौन जाएगा आरएसएस से? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों या केशव प्रसाद मौर्य जी हों या कोई और भी हो, देश हित में सभी कार्य करने के लिए बने हुए हैं। ये समाज सेवक हैं, ये जनता के सेवक हैं लोग, और इसमें एरोगेंसी पालेंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए आप धमकी दे रहे हो? इसलिए कोई एरोगेंसी नहीं, आप स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी दे रहे हो? मैं बता रहा हूं आपसे, ये समाज के बीच में रहने वाला व्यक्ति, उसका हम फिर कह रहे हैं, समाज के बीच में रहने वाले व्यक्ति का मान अपमान नहीं होता, और समाज की सेवा के अनुसार ही वह कार्य करता है। समाज सेवा करेगा तो उसे सब लोग पसंद करेंगे, वोट आपके देंगे। कैडर के पदाधिकारी पे बात आई तो आरएसएस के 3 नेता आ गए। बेचारे स्वामी प्रसाद मौर्य ने आवाज उठाई तो आप कह रहे हो कि नुकसान हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नुकसान नहीं। ये दोनों मामलों को हैंडल करने का आपका नजरिया अलग-अलग है। जनता ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो किसी प्रकार के मतभेद में अनेकता पैदा करके जो लक्ष्य है उसे भूल जाए। लक्ष्य है देश हित और समाज हित, देश हित में जो पार्टी लगी हुई है उसके अंदर अगर आप विवाद पैदा करके और कुछ आप अपना महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं तो नहीं चलेगा। और यह सबके लिए नियम है, यह केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी है और दूसरे लोगों के लिए भी है, दिनेश शर्मा के लिए भी यही नियम है। तो आप यह समझ लीजिए कि देश हित में कार्य करना प्राथमिकता है, न कि विवाद पैदा करना। विवाद है तो आपस में प्लेटफॉर्म में समझ लीजिए, बूझ लीजिए। संघ तो सबके बीच में एकता स्थापित करता है। भैया मैं तो कह रहा हूं, चचा भतीजे में सपा में अगर कोई मतभेद था, अगर वो बुलाते। देखिए बहनों भाइयों, एक बात स्पष्ट हो गई, मैं चुप क्यों था?
हाँ। सिन्हा जी नॉन स्टॉप बताए जा रहे थे कि किसको क्या करना चाहिए। जी। अब तो आप लोग समझ गए ना कि आरएसएस पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश में कितना एक्टिव है। सिन्हा जी की भाषा आपने सुनी, बंद बंद में इन्होंने सबको धमका डाला। ये तो भाई ये आरोप हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं भाई कि संघ ये करता है, संघ वो, संघ कुछ नहीं करता, समसेवक सब करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकाया और आपने। समसेवक जो कुछ भी करते हैं वह देश हित के लिए करते हैं। वो जो बने स्टेटस एंड रोल, सोशियोलॉजी में एक थ्योरी है कि जो आपको स्टेटस मिला हुआ है रोल उसके अनुसार अदा कीजिए, और नहीं रोल अदा कर पा रहे हैं तो स्टेटस खत्म हो जाएगी भाई आपकी। पिछड़े समाज के वो भी नेता हैं, उनकी भी बात सुन लो, उनके घर भी अरे आप चले जाओ, हम अगड़े उनको भी पिछड़े मना लो। हमारे यहाँ अगड़े उनके पिछड़े का प्रति आप कोई इस तरह चिंतन से नहीं है। धमकी भरी भाषा क्यों हमारे इस्तेमाल लिए कर रहे हैं? जितने एक आम भाजपा का कोई कार्यकर्ता है जो हमारा समसेवक हुआ भाई है, गरीबों की भी तो कोई सुनेगा। अरे भाई और भी हैं, बहुत से लोग हैं जिनको कि कोई संघ किसी को धमकी नहीं देता भाई। ना वो ना, आपने समझाता स्पष्ट है। कहा नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, जनता नुकसान कर देगी, यह हर राजनीतिक को समझना चाहिए कि वह अनावश्यक सेवा के बजाय अगर विवाद पैदा करेंगे तो विवाद करने के लिए जनता चुन को नहीं भेजी हुई है किसी को, वह अपने कार्य के लिए भेजी हुई है। और यदि आप विवाद में लगे रहेंगे तो जनता उसका जवाब बहुत देगी, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे सभी राजनीतिज्ञ और हम समाज सेवकों के लिए भी है ये नियम कि आप जिस काम के लिए गए हैं, जिस स्टेटस है उसका रोल अदा करिए। अगर रोल अदा नहीं कर रहे हैं तो आपको रहने का कोई अधिकार नहीं। थैंक यू सिन्हा जी, आप बड़ी स्पष्ट बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। जी। उदयवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए केशव प्रसाद मौर्य वाला मसला आया तो आरएसएस के सब टॉप लीडर इकट्ठा हुए, सुलझा लिया। जब स्वामी प्रसाद मौर्य आवाज उठा रहे हैं, मैंने कहा आप क्या करेंगे, तो सिन्हा जी उनको धमका रहे हैं। ब्रजेश जी, मैंने बड़ा धैर्य से सबकी बात सुनी है, काफ़ी इशारेबाजी हुई और मैं इशारेबाजी नहीं करता, सीधी बात करता हूँ। ठीक, स्वामी प्रसाद जी क्या स्वयंसेवक हैं? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और सपने दिखा दिखा के जो है कुनवा जोड़ा। तो जो सपने आपने दिखाए हैं 4 महीने बाद उन सपनों दिखाने की सज़ा आपको मिलेगी। एक दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था, बड़ा मुझे हंसी आती है। ओपी सिंह जी की पूरी बात अगर एक लाइन में मैं समझा तो वो ये है कि मेरे तो न आँख हैं न कान हैं, आप भी अपने बंद कर लीजिए। जो चीज़ें सामने सड़क पे फैली पड़ी हैं, परिवारवाद और समाजवाद और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें की। किसने कहा था कि 3 दिन तक सदन न चलने दो और सदन बुला के, आप सदन बुलाते हैं 15 दिन का नोटिफिकेशन देके और 3 दिन के अंदर सदन बंद करके भाग जाते हैं 324 विधायक होने पे? किसने कहा था? सवाल ये है, मजेदार और हंसने वाली बात यह है कि जिस मीडिया के दम पर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े मीडिया चैनल, बहुत बड़े वर्ग की, जिसके दम पर ये खड़े हैं, आज उसी से खतरा। ये तो भस्मासुर हो गया मीडिया इनके लिए। जिसको इन्होंने बनाया, जिसका प्रयोग किया, जिसका लाभ लिया, जिससे दुष्प्रचार कराया, जिसकी आंख के तारा हैं, जिनके खिलाफ दूसरे चैनलों पे कोई बोल दे पर तो मुझे बताओ कि इनके घर के झगड़े में आपकी सुन लीजिए। इतनी दिलचस्पी मैं क्यों उस है? पे आ रहा हूँ, मैं एक मिनट। मुद्दा यह है कि इनके खिलाफ दूसरे चैनल पे कोई बोल दे तो प्रवक्ता बाद में रिएक्ट करता है, एंकर पहले पकड़ लेता है गर्दन। और ऐसे लोग मीडिया को दोष दे रहे हैं। आज परिवारवाद की बात करते हैं। जब मोती सिंह की पत्नी का टिकट हुआ तो कहा कि नहीं, विधायकों की पत्नियां नहीं लड़ेंगी, फतेह बहादुर की पत्नी लड़ेगी। क्यों? डीएम एसपी जब चुनाव नहीं जिता पा रहे अपनी बदमाशी से, गुंडागर्दी से, कानून का दुरुपयोग करके, तो आपको कैसे भी जीतना है। तो गाजीपुर में उम्मीदवार ही नहीं मिला, निर्दल को शामिल करके उम्मीदवार बनाना पड़ा। हाथरस में रामवीर उपाध्याय जी की पत्नी को पार्टी से निकाल दिया, उनके बेटे को पार्टी से निकाल दिया और आखिरी समय में पार्टी में लेके उम्मीदवार बनाना पड़ा। तो इनका जो नग्न नाच कर रहे हैं ये सड़क पर, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, कोई काम किया नहीं है, कोई जनता को रोजगार से लेके उसके विकास में कोई जवाब दे नहीं सकते। किसी भी तरीके से लोगों का मुंह बंद करना, अपने पक्ष में संदेश बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं जी। इसीलिए बार बार समाजवादी पार्टी में क्या हुआ, अरे आपके घर का झगड़ा हमसे क्या मतलब। हमने तो सीधा कहा आप अपनी सर फोटोकॉल अरे अपने 2 घर में बार रखो। के 5-7 हमको तो मिनट वो में लगातार बताओ। आप बोले भी और आप कह रहे हैं हमसे मतलब भी नहीं है। नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं ना, मजे भी ले रहे हैं और कि कह रहे हैं मतलब भी नहीं है। आपने जो वादा किया था जनता से उसका जवाब दो। मैं तो इनके ही जो इन्होंने बात ओके, बोली उसी का सुरेंद्र जवाब राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी उनकी आप बात करिए। जी, सुरेंद्र राजपूत जी आप मुझे बताइए कि क्या अब जितने भी चेन रिएक्शन होंगे, मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था सिन्हा जी से कि भाई स्वामी प्रसाद को भी मना लो, अच्छे नेता हैं, हमारे मतलब उत्तर प्रदेश का गौरव है, बड़े
पिछड़ा समाज के बहुत अच्छे नेता हैं, मुखर वक्ता हैं, उनको मनाने की बात आई तो सिन्हा जी मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं नुकसान हो जाएगा। ब्रजेश भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया, नवाज देवबंदी का था। कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ये योगी जी का जितना कद आपको बढ़ाना है बढ़ा दीजिए। आदरणीय सिन्हा जी, अगला नंबर आप लोगों का आएगा। जैसे मोदी जी नहीं सुनते हैं, वैसे फिर योगी जी भी नहीं सुनेंगे। बहुत साफ साफ समझ लीजिए एकदम। और ये जो झगड़ा लखनऊ वर्सेस दिल्ली का है, इस झगड़े को आप नहीं, ये अब सुनेंगे तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये जो अफवाही गैंग और गुमराही गैंग का झगड़ा है, ये झगड़ा सिर्फ इन लोगों ने एक क्रिएट करके कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं, लटकाने की बात कर, जैसे आप कहते हैं ना कि भाजपा अटकाती है, भटकाती है और लटकाती है। तो आज की डेट में संघ और भाजपा मिलकर के अटका रहे हैं, भटका रहे हैं, लटका रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई, ऑक्सीजन ऑडिट हो रहा है क्या? आप ये बता दीजिए। शमशानों को, कब्रिस्तान में हजारों लाशें पड़ी हुई है, प्रेत योनि में जा रही हैं, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है क्या? आज की डेट में उनका कोई ऑडिट हुआ क्या? आप हमको इतना बता दीजिए कि जो ये 4 लाख नौकरियों की बात करते हैं, उसमें संविदा की कितनी है और पिछली सरकार के प्रमाण पत्र कितने हैं, वो उसमें कुछ हुआ है क्या? आप बता सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट, पूरे चुनाव यही सब डिबेट चलेंगे सुरेंद्र जी, बिल्कुल चिंता मत करें। 5 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, कहीं आप मुझे नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं। हिंदू मुसलमान चलेगा, रोहिंग्या चलेगा। तो आप ऐसी डिबेट्स में जाते क्यों हैं जहां इस तरह की डिबेट्स होती हैं? खड़े होंगे। आप क्यों ऐसी डिबेट्स में जाते हैं? आप बिल्कुल मत जाया करिए अगर आपको इतराज है तो। मैं तो ब्रजेश भाई कतई नहीं जाता हूं और ना ही हमें जाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो अफवाही गैंग और गुमराही गैंग है, ये अपने मीडिया के, मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूं। केपी मलिक साहब, मुख्य मुद्दों देखिए, राजनीति में अंतर्विरोध, मतभेद, मनभेद चुनाव के वक्त और बढ़ेंगे। एक नेता को तो इन्होंने मना लिया, लेकिन जैसे मैंने दूसरा टास्क दिया कि भाई वो भी नाराज हैं, उनको भी मना लो, सिन्हा जी गुस्सा हो गए। लेकिन अभी ये भी जानते हैं कि बंद कमरे में चिटकनी चढ़ा के BL संतोष के सामने 12 मंत्री और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या बोल के आए हैं, उनको कौन मनाएगा? देखिए ब्रजेश जी, जैसे कि आप देखेंगे, सिन्हा साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि RSS और भारतीय जनता पार्टी देश हित के लिए कार्य करती है। मौर्य जी देश हित के लिए कार्य करेंगे, शायद प्रदेश में हैं वो, लेकिन काम देश हित के लिए करेंगे। देश हित अभी 2012 में होगा, उसके बाद 2024 में होगा। उनको क्या मिला उसकी भी पूरी गणना उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने, जैसा कि आपने सवाल भी किया, उनको टोका भी कि आपने ये नहीं बताया कि उन्होंने पार्टी को क्या दिया। दूसरी बात यह है, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कि देश में जिस प्रकार से कोरोना का संकट काल चल रहा है, दूसरी लहर से अभी तक हम बाहर आए नहीं हैं, तीसरी लहर की तैयारी हो गई है, कोरोना का नया डेल्टा वर्जन आ गया है, चिंताजनक है, उस पर चर्चा ना होकर राजनीति को गंभीर विषय बनाया जा रहा है। ये प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज दिल्ली में आप देखेंगे कि दिलों से दिलों की दूरी को कम करने की एक बहुत बड़ी पंचायत हुई है। कश्मीर के लोगों को बुलाया गया है, जहां पिछले 5 साल से कश्मीर को कोई देख भी ना था, पूछ भी नहीं रहा था, सारे नेता नज़रबंद किए गए थे, उनको बाकायदा आमंत्रित किया गया, उनको चाय नाश्ता मिठाई खिलाई गई और कहा कि हम बड़े दिल्ली से कश्मीर की दूरी कम करना, दिलों की दूरी कम करने का विचार। अरे यहाँ के जो दिलों में दूरियां हैं वो कौन कम करेगा? यूपी वाली। देखिए, यूपी वाली जो दिलों की दूरी है वो कम नहीं होंगी, वो भी बढ़ेंगी। ये तो एक शुरुआत है। अब ये RSS के लिए एक नया चैलेंज आ गया है, और RSS भी एक नई वानगी और नई चीज़ें लेके आया है कि पार्टी के समझौतों को, जहां पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, नहीं निपटा पा रहा है, वो सारे फैसले RSS को ही करने पड़ेंगे। क्या RSS कितनी बारी किसकी झगड़े को सुलझाएगा? क्योंकि यहाँ मतलब मतभेदों का अंतहीन सिलसिला है। मेरी चिंता वो है कि RSS क्या फुल टाइम यही काम करेगा? बिल्कुल, झंझट निपटाएगा इनके। देखिए ब्रजेश जी,
देखिए ब्रजेश जी, इससे आप नकार नहीं सकते इस बात को कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का साथ है। जो पहले ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, नहीं दिखता था, वो सबको अब जो है दिखने लगा नहीं, है। आज तो मैं स्पष्ट समझ गया, जिस भाषा में और जिस तेवर से सिन्हा जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकाया है, मैं तो समझ गया। नहीं, ये अभी राजधानी से मंडलों में जाएगा, जिलों में जाएगा, फिर ब्लॉक में पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। कितनी शानदार चर्चा हुई, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप सबने खुलकर परिचर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी बहनों भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मतभेद होंगे, वो मतभेद क्या केंद्रीय नेतृत्व तो सुलझाएगा, राज्य का नेतृत्व तो सुलझाएगा, या हर बार की तरह आरएसएस के यही 3 बड़े नेता सबकी मान मनौवल करेंगे, उनके घरों में लंच करके या लंच करवा के। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।